हेलो बेटा, आज हम फिजिक्स में करेंगे काइनेमेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है बेटा, काइनेमेटिक्स जो है फिजिक्स की एक तरह से जान है। ठीक है, देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है किसी भी मटेरियल बॉडी का जो अंदर जो मोशन है उसकी स्टडी करता है। आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी जिनमें मोशन है। मोटरसाइकिल जा रही है, कार जा रही है, साइकिल जा रही है, पशु चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो सब क्या है, मटेरियल है ये, और इनके अंदर मोशन हो रहा है। तो इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स में दो ब्रांच है बेटा, एक है स्टैटिक्स। क्या है, स्टैटिक्स। अगर रुकी हुई चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल हैं और जो रेस्ट पर हैं, अगर उनकी हम स्टडी करते हैं, रुकी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। गॉट द आइडिया। तो बेटा, जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स का मतलब है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रुकी हुई मटेरियल बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है आपकी जो रुकी हुई है, उसकी स्टडी करते हैं बेटा। बहुत सारी चीज़ें जो रुकी रुकी हुई रहती हैं जीवन में। ठीक है, आप देखते हो सुबह शाम तक वो खड़ी रहती है। जैसे कोई मकान हो गया, कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया, कोई मान लो मोटरसाइकिल है वो खड़ी है कई दिन से। कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है या कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसके मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो रुकी हुई चीज़ों की स्टडी मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। गॉट द आइडिया। और बेटा, जो काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है, अगर बॉडी के अंदर मोशन है, ठीक है, टाइम के चेंज होने पर वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है, तो हम कहते हैं ये काइनेमेटिक्स के अंदर जो है हम इसकी स्टडी करेंगे। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, मान लो आपने सुबह ठीक 6 बजे किसी मोटरसाइकिल को देखा, ठीक है, और 6 बजकर जो है 10 मिनट तक आपने उसको देखा किसी रोड पर जाते हुए, तो टाइम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 6 बजे से लेकर के 6 बजे तक 10 मिनट, 6 बज के 10 मिनट हो गए, तो अंदर 10 मिनट का डिफरेंस आया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि टाइम तो 10 मिनट मान लो पास हो गया, तो मतलब टाइम चेंज हो रहा है। 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे कर 10 मिनट तक जो है काम हुआ, और आपने पोजीशन भी चेंज कर ली। मान लो मोटरसाइकिल जो है 1 किलोमीटर चली गई इतनी देर में। तो इसका मतलब है कि टाइम के चेंज होने पर पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, हम बात तो करते हैं मोशन की, लेकिन उस मोशन की वजह क्या रही उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बिहाइंड द मोशन। इफ वी आर स्टडिंग दैट मीन्स वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया। अगर बॉडी के अंदर मोशन है और उस मोशन की वजह क्या है, हम इसकी बात करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे डायनामिक्स की बात हम कर रहे हैं। गॉट द आइडिया। अब बेटा हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन की। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी, पहला पॉइंट है आपका रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे मान लो आपके पास ये कोई मैन है, ये कोई मैन है, ठीक है, और आपके पास ये ठीक 6 बजे यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये आपसे लगातार जो है बात कर रहा है। क्लियर है, आप मान लो यहाँ पर खड़े हुए हो, ये मान लो आप हो, तो आपके साथ लगातार बात कर रहा है, तो टाइम तो पास हो रहा है, टाइम तो लगातार बीत रहा है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा। मान लो आपने इसके साथ खड़े होकर के 6 बजकर 15 मिनट तक बातचीत करी, तो टाइम तो 6 बजे से 6 बजकर 15 मिनट तक पास हुआ है, 15 मिनट पास हो गए, लेकिन क्या इन दोनों के बीच का गैप कुछ कम ज़्यादा हुआ, नहीं हुआ। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। ठीक है, अगर ये कहूँ मैं कि मैं यहाँ पर खड़ा था और मैं इनको लगातार देख रहा था कि ये बातें कर रहे हैं, और 6 बजे से लेकर के 6 बज के 15 मिनट तक इनने आपस में बातचीत करी है, लेकिन इनके बीच की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हम क्या कहेंगे, और मेरे रेस्पेक्ट में भी ये चेंज नहीं हुई है, जो इसकी पोजीशन है और इसकी पोजीशन है ये भी चेंज नहीं हुई है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेस्ट पर हैं। क्लियर होगी बात। अब एक दूसरी चीज़ इसमें करके दिखाता हूँ आपको। मान लो अब ये दोनों जो हैं आपके इस तरह से मूव करना शुरू कर दें, तो टाइम भी बीत रहा है और ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया। जैसे ये थे आपके, लगातार आप इनको लेकर के इधर जा रहे हो, टाइम पास हो रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इन दोनों के अंदर क्या है, मोशन है। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, एक चीज़ आप ध्यान से देखना, इनके बीच का गैप टाइम के पास होने पर चेंज हो रहा है क्या, इनके बीच का जो गैप है वो टाइम के पास होने पर चेंज नहीं हो रहा है। इनके बीच का गैप उतना ही है जितना शुरू में था। क्लियर होगी बात। तो मैं क्या बताना चाहता था आपको, मेरे रेस्पेक्ट में अगर ये लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में है।
समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में आ गए, क्योंकि टाइम के चेंज होने पर इनकी पोजीशन भी मेरे हिसाब से चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करूँ, मान लो मैं ये कह दूँ कि ये ए है और ये बी है, तो मैं ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन पूछूं या बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन पूछूं, तो वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इनके बीच का आपस का गैप चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप ए से पूछोगे किसी भी टाइम पर कि बता भाई बी की क्या हालत है, मान लो ये दोनों मोशन में है मेरे हिसाब से इस तरह से, अब मैं पूछ रहा हूँ ए से बता बी की क्या हालत है, कहेगा उतनी दूर है जितनी दूर पहले था। बी से पूछूंगा बता भाई ए के बारे में क्या कहेगा, तो कहेगा कि जितनी दूर ए पहले था वो अब भी उतनी दूर है। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो ये मोशन में नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में है। इसका मतलब है कि ये जो रेस्ट या मोशन वाली बात होती है ये रिलेटिव होती है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर बैठ करके उस मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या उसकी कंडीशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया आपको कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर के सी पोजीशन पर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे रेस्पेक्ट में दोनों मोशन में थे। लेकिन अगर ए से पूछोगे बी के बारे में और बी से पूछोगे ए के बारे में तो ये मना कर देंगे कि हम मोशन में नहीं थे, हम रेस्ट में थे, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा था और हमारे खुद दोनों के बीच की जो गैप है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम दोनों रेस्ट पर थे। तो रेस्ट क्या होता है? अगर आप जहाँ पर खड़े होकर के चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, टाइम के पास होने पर उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो चीज़ें रेस्ट पर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हाउस है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, स्कूल। तो इनके बीच का जो गैप है मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप हाउस पर खड़े होकर के स्कूल को देखते हो तो उसका गैप हमेशा 1 किलोमीटर रहेगा। सुबह दोपहर शाम कभी भी देख लो वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हाउस के रेस्पेक्ट में स्कूल आपका रेस्ट पर है। लेकिन अगर अब आपने क्या किया, आपने मोशन करना शुरू कर दिया, आप इधर जाना शुरू हो जाओगे तो आपके रेस्पेक्ट में स्कूल चेंज हो जाएगा, घर भी चेंज हो जाएगा। आप इधर मोशन शुरू कर देंगे तो आपके रेस्पेक्ट में अब इनकी पोजीशन डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप मोशन पे हो। क्लियर होगी बात? तो मैं जो बताना चाहता था आप शायद समझ गए होगे, मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझ गए होगे कि जो कुछ भी होता है रेस्ट और मोशन रेस्पेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है। किसी के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि चीज़ें रेस्ट पर हैं या मोशन में। तो रेस्ट पर क्या होता है? रेस्ट का मतलब है कि टाइम तो चेंज हो लेकिन उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो। क्लियर है? जैसे मान लो मैं सी के रेस्पेक्ट में बात करूं और ए और बी सी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करें तो हम कहेंगे ए और बी रेस्ट पर है, और अगर चेंज कर दें तो हम कहेंगे मोशन में। दैट्स ऑल। इसी तरह से बेटा मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से टाइम चेंज होने दो, टाइम को क्या होने दो? चेंज होने दो, ठीक है। और पोजीशन भी अगर इसी के हिसाब से चेंज होती चली जाए, क्या होती चली जाए? जो पोजीशन है वो भी आपकी अगर चेंज होती चली जाए तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट मोशन में। गॉट द आइडिया और नॉट? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पे है वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें उसको किस तरह से ऑब्जर्व किया है, आप कहाँ पर बैठ करके उसके मोशन को देख रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ये एक ट्रॉली है, इसमें पहिए लग रहे हैं और इसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं। इसमें जो है 2 बंदे इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है आपका, और एक बंदा यहाँ पर खड़ा होकर के इनको ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। ये बंदा है आपका सी, ये बंदा क्या है आपका? सी है। ये ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, ज़रा ध्यान देना। अब अगर टाइम के पास होने पर इस ट्रॉली का और इस सी का जो गैप है, ये जो पोजीशन है इसकी, ये चेंज ना हो तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों के दोनों ए और बी सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। क्लियर होगी बात? अब अगर इसमें मैं एक काम दूसरा ये कर दूं कि मैं इस बी को मूव करवाना शुरू कर दूं, ये जो बी है इस तरह से मूव कर दे, इस तरह से ये कर रहा है, तो ये ए के रेस्पेक्ट में भी मोशन में है और ये सी के रेस्पेक्ट में भी मोशन में, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और ये अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में। क्लियर होगी बात? अब इसी तरह से अगर मैं ए की बात करूं और ये इस तरह से मूव करना शुरू कर जाए तो ए बी के रेस्पेक्ट में भी मोशन में है और सी के रेस्पेक्ट में भी मोशन में। क्लियर होगी बात? बोलो बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई? और अगर मैं इस पूरी चीज़ को ले लूँ, इस पूरी चीज़ को इस तरह से मूव करवा दूँ तो ये सी जो है ए और बी के रेस्पेक्ट में मोशन पर है, सॉरी
ए और बी जो है आपका सी के रेस्पेक्ट में मोशन में, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लगातार पोजीशन चेंज हो रही है, क्लियर हो गया। अब आगे देखना, अब इसी केस में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ ए और बी, क्या कहूँ, ए और बी आपस में कैसे हैं, तो ये बेटा रेस्ट पर हैं, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है और बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है, क्योंकि इनके बीच का गैप कभी भी कम नहीं हो रहा, वो उतना ही है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। तो रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव है, मतलब आप कहाँ पर बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मोशन की, किसी भी बॉडी के अंदर किस किस तरह के मोशन हो सकते हैं। तो पहला है जो आपका इसमें रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास, इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट मास इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ये मान लो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर क्या हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस कवर करेगा आपकी, मान लो इसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन इसका खुद का साइज़ जो है 2 मिलीमीटर का है, तो अपने खुद के साइज से इसने काफ़ी बड़ी डिस्टेंस कवर करी है। तो इस तरह के मोशन को मैं क्या बोलूँगा, रेक्टिलिनियर मोशन, क्लियर होगी बात। तो ज़रा गौर से देखो बेटा, अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। गॉट द आइडिया, सिंपल चीज़ समझ आ गई। अगला है बेटा आपका ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, पॉइंट मास नहीं है अब, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। देखो बेटा क्या मतलब हुआ इसका, जैसे ये आपकी बॉडी है, तो ये बॉडी जो है कई सारे पॉइंट से मिलकर के बनी होगी, ये आपके कई सारे पॉइंट्स रहे होंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स रहे होंगे। अब अगर ये बॉडी इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, ये इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है। देखो बेटा फिर से बताता हूँ ये क्या है, ये है आपका कुछ इस तरह से है, ये वाला किस रास्ते पर जाएगा, इस रास्ते पर जाएगा, ये वाला किस रास्ते पर जाएगा, इस रास्ते पर जाएगा, ये वाला किस रास्ते पर जाएगा, इस वाले रास्ते पर जाएगा। सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, खूब अच्छी तरह सोच लो बेटा। इसका मतलब है कि अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इसके पार्टिकल जो हैं इस तरह से मूव करते चले जाएंगे, इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, पैरेलल मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, कैसे मूव कर रहे हैं, ये पैरेलल मूव कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता था, क्लियर होगी बात अब। तो यही चीज़ है यहाँ पर साइमल्टेनियसली, इसका मीनिंग क्या है, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस चीज़ से मिलकर के बॉडी बनी है, मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं, अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल टाइम। और एक जैसा जो है इनके अंदर डिस्टेंस आता है, जैसे मान लो आपकी ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ये यहाँ पर आ गई, क्लियर है। तो जितना इस वाले पार्टिकल ने आपके डिस्प्लेसमेंट लिया है, इस वाले पार्टिकल ने उतना ही इस पार्टिकल ने, उतना ही इस पार्टिकल ने, उतना ही इस पार्टिकल ने, हर एक पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। गॉट द आइडिया। तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉइंट मास नहीं होना चाहिए। अब ये पॉइंट मास हमें नहीं लेना है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है, क्लियर है बेटा। अब अगला जो मोशन होता है वो है आपका सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन। ये क्या चीज़ होती है बेटा, आपको बताता हूँ। जैसे ये एक सर्किल है, क्या है ये, सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर जो है बॉडी नॉट ए पॉइंट मास, इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, मतलब बहुत छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, मान लो कार है, स्कूटर है, इस तरह की कोई चीज़ है। मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली, इसके सारे के सारे पार्टिकल जो इसको मिला करके बनाते हैं अलॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कैसा सर्किल बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएंगे, वो बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, तो अगर ये बॉडी आपकी इस तरह से चक्कर काटना शुरू कर देगी, ऐसे काटेगी, इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, वो भी यही काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके सारे पार्टिकल भी क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के अबाउट सर्कुलेटरी मोशन करेंगे। तो बहुत सारे सर्किल बनेंगे, इस वाले पॉइंट का अलग आपका सर्किल बनेगा, इस वाले का अलग सर्किल बनेगा, इसका अलग सर्किल बनेगा, इसका अलग सर्किल बनेगा, इसका अलग सर्किल बनेगा।
हर एक पॉइंट का अलग अलग सर्किल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन सबके सेंटर कौन से होंगे, ये आपका ए वाला पॉइंट सर्किल होगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अबाउट ये मूव करेगा। गॉट द आइडिया और नॉट। तो बेटा मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये इस तरह से मूव करेगी चीज़ें, ठीक है। तो बेटा जो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो देखो क्या है। देखो बेटा, आपने फ़ैन तो देखा होगा, फ़ैन देख रखा आपने, तो फ़ैन में क्या होता है, तो सेंटर पॉइंट होता है और ये इसकी ब्लेड्स होती हैं। एक ब्लेड आपकी ये रही, ठीक है, और दूसरी ब्लेड आपकी ये रही, ये आपकी दूसरी ब्लेड है, और तीसरी ब्लेड आपकी ये रही। ये 3 ब्लेड्स हैं आपकी। आप क्या करो, बड़ा सिंपल काम करो, इस पर 3 पॉइंट्स ले लो, एक ये वाला पॉइंट ले लो, एक आप ये वाला पॉइंट ले लो, और एक आप ये वाला पॉइंट ले लो, और अब फ़ैन को ऑन कर दो। क्या कर दो, फ़ैन को ऑन कर दो। तो देखना क्या होगा आपके साथ, आपको 3 रिंग दिखाई देंगी, 3 रिंग दिखाई देंगी। कैसे कैसे कलर की, एक तो बेटा इस कलर की रिंग दिखाई देगी आपको, क्लियर होगी बात, और दूसरी आपको दिखाई देगी ग्रीन कलर की। कैसी दिखाई देगी, ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी, इस तरह से ये ग्रीन कलर की रिंग दिखाई देगी। और एक रिंग आपको रेड कलर की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ये रेड कलर, आपको रेड कलर की रिंग दिखाई देगी। अगर ये फ़ैन चलेगा तो आपने क्या कर रखा है, अपनी फ़ैन की जो ब्लेड थी उस पर आपने 3 कलर दे रखे हैं। एक तो ये रेड वाला दे रखा है, एक आपने ये ग्रीन वाला दे रखा है, और एक आपने ये ब्राउन वाला दे रखा है। तो आपको 3 मोटी मोटी लाइन दिखाई देंगी, रेड, ग्रीन और किस कलर की, ब्राउन कलर की। इसका मतलब है सारे के सारे क्या कॉन्सेंट्रिक बने कि नहीं बने, आ गया समझ में कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब समझ गए, 3 सर्किल बने और तीनों का सेंटर एक जगह पर है, और ये तीनों कैसे रोटेट कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। गॉट द आइडिया और नॉट। तो ये सब सर्कुलर मोशन का केस है, क्लियर होगी बात। ये प्रैक्टिकल है, आप चाहो तो घर पे आज जाते ही कर सकते हो। अपना जो फ़ैन है उस पर 3 जो है आप पैच लगा देना, ग्रीन, ब्लू और या ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर की, और फिर फ़ैन चला के देखना, आपको 3 स्ट्रिप दिखाई देंगी, 3 रिंग दिखाई देंगी डिफरेंट कलर की। गॉट द आइडिया। ये आपका सर्कुलर या रोटेटरी मोशन है, क्लियर है। अगला जो कंसेप्ट है बेटा यहाँ पर आपका, वो है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉथ रिपीटेडली, लगातार ये दोहराती है, अपनी जो भी काम कर रही है उसको लगातार दोहराती है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन इज इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट चीज़ इस तरह से कर रही है, लगातार ब्लू वाले पॉइंट के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ कर रही कि नहीं कर रही, आगे पीछे जा रही कि नहीं जा रही। तो ये कैसा मोशन है, ये आपका ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। अगर ये चीज़ जल्दी जल्दी हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इसके ऑसिलेशन ज़्यादा हैं। अगर ये धीरे धीरे हो रही है तो इसके ऑसिलेशन कम है, मतलब कम वाइब्रेशन कर रही है। और ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही है, इस तरह से कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसके टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ की बात कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए इसका एक टाइम इंटरवल होगा, जैसे यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो एक आपने जो है ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो इसका जो टाइम होगा उसको ऑसिलेशन का टाइम बोलेंगे या टाइम पीरियड बोलेंगे। गॉट द आइडिया। तो ये हो गया आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अगला टॉपिक है बेटा आपके पास, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है ये बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ये एक पॉइंट मास मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, और ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए वाले पॉइंट से लेकर के बी वाले पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। इसकी खुद की विड्थ कितनी है, मान लो 1 मिलीमीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2 मीटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट मास बोलेंगे। इसका खुद का साइज काफ़ी स्मॉल है, लेकिन अपने साइज के रेस्पेक्ट में ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पॉइंट मास बोलेंगे। गॉट द आइडिया। दस एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन के दौरान गिवन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो काफ़ी ज़्यादा है उसके खुद के साइज से। गॉट द आइडिया और नॉट, उसको कहेंगे पॉइंट मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा सरल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अगर आप बिल्कुल हिंदी में समझोगे, इसको देसी में समझोगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप कोई भी मोशन या रेस्ट की जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप कहाँ पर खड़े होकर के चीज़ों को देख रहे हो। समझ में आई बात? हो सकता है आप किसी के मोशन को साइकिल पे बैठे बैठे देख रहे हो, या किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है टाइम के साथ आप कैसे चेक कर रहे हो, आप साइकिल पे मूव कर रहे हो और उसको देख रहे हो। एक केस हो सकता है कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तब उसको देख रहे हो। एक केस हो सकता है आप कार पे जा रहे हो तब उसको देख रहे हो। एक केस ये हो सकता है कि आप गोल गोल जो घूमने वाले झूले होते हैं उस पर बैठे हुए तब आप उसके मोशन को देख रहे हो। एक केस ये हो सकता है कि आप हवाई जहाज़ में बैठे हो तब किसी चीज़ के मोशन को या पोजीशन को देख रहे हो। तो आप कहाँ पर बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जहाँ पर बैठ गए वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। गॉट द आइडिया और नॉट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? जिस पोजीशन से आप बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। बिल्कुल देसी में तो ये है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है टू एन ऑब्जर्वर, वही बात आ गई ना, अटैच टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है विद हैविंग ए क्लॉक विद हिम, उसके हाथ में क्लॉक होती है, विद रेस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये बंदा है और इसके हाथ में घड़ी है और ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, ये रही एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये टाइम के साथ इन तीनों चीज़ों में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करता है। ये पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है, ये एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है बेटा इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अगर वो फॉलो हो रहा है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम कहेंगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर ऐसा ना हो पाए तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड थी, मैंने आपको बताई। क्लियर है? तो ये आप समझ गए होंगे। अब बेटा आपके पास अगला टॉपिक है मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके जो 3 कोऑर्डिनेट थे उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड। या तो सिर्फ एक्स चेंज कर रहा हो, वाई और जेड ना कर रहे हो, एक केस हो गया आपका। या सिर्फ वाई चेंज कर रहा हो, एक्स और जेड ना कर रहे हो। या फिर सिर्फ जेड चेंज कर रहा हो, एक्स और वाई ना कर रहे हो। तो इन केसेस में क्या होता है कि उसके मोशन को हम 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक कोऑर्डिनेट चेंज करे दूसरे ना करें, 3 में से कोई भी एक चेंज कर जाए दूसरे ना करें, तो उसे हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में एक तो आपके सामने ही दिख रहा है, ये ट्रेन जो है जा रही है आपकी सीधी स्ट्रेट जा रही है, दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है, इसमें कोई 2 कोऑर्डिनेट और इसके चेंज नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात? और भी एग्जांपल है इसके, रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल हो गया आपका। अगर आपने किसी चीज़ को ड्रॉप कर दिया सर्टेन हाइट से, कोई चीज़ ऊपर से आपने छोड़ दी तो सीधी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, वो सीधी यूँ गिरेगी आकर के। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एंड नैरो रोड, लेवल एंड नैरो रोड मतलब पतली सी गली है, आदमी उस पर चला जा रहा है। ऑसिलेशन ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग, जैसे ये आपकी वर्टिकल स्प्रिंग है, ये रही आपकी, ठीक है, और इससे आपने एक मास बांधा हुआ है ये, तो ये क्या करेगा? ये ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? ये ऑसिलेशन करेगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। ये लगातार जो है ऊपर नीचे जाएगा, ये लगातार ऊपर नीचे जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। कैसा हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। गॉट द आइडिया? ये चीज़ बताना चाहता था। अगला देखो क्या है आपका इसी केस में, अगला है आपका वर्टिकल स्पिनिंग के बाद ये सब के सब जो हैं एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? 1 डायमेंशनल मोशन के। तो आप समझ गए, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, जेड। अगर उसमें से सिर्फ एक चेंज करे, या तो एक्स करे वाई जेड ना करे, वाई करे तो एक्स जेड ना करे, जेड करे तो एक्स वाई ना करे, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बात करेंगे बेटा 2 डायमेंशनल मोशन की। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? टाइम के चेंज होने पर अगर आपके एक्स, वाई, जेड जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं इनमें से कोई 2 चेंज हो जाए, या तो एक्स वाई चेंज हो जाए, या आपके वाई जेड चेंज हो जाए, या आपके एक्स जेड चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, या ये चेंज हो जाए, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर, ये जो कुछ बंदे बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, इसमें जो बॉल है आपकी प्लेन पर मूव करती है कि नहीं करती? तो ये
सिर्फ जो है प्लेन पर मूव करेगी और मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। सिमिलर फैशन में आपका ये रहा आपका, इसमें भी यही बात है कि अगर आप बॉल को हिट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक तो इस बोर्ड पर ही मूव करेगी, और बोर्ड कैसा होता है आपका 2 डायमेंशनल होता है। तो टेक्निकली आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाती हैं तो उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, एक कीड़ा है और वो जो है फर्श पर मूव कर रहा है। तो सभी को पता है जो कीड़ा है अगर वो फर्श पर मूव कर रहा है, मान लो ये कोई कीड़ा है, ठीक है, और ये आपका फर्श पे मूव कर रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अपनी 2 जो है कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकता है। ये इस तरह से मान लो मूव कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ अपनी 2 डायमेंशन को चेंज कर सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा और क्या एग्जाम्पल है इसके। अगला है द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये आपका अगर सन हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई, तो ये इस तरह से जो है चक्कर लगाती है। तो आप चाहोगे तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये चीज़ पूरा का पूरा एक प्लेन बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इस प्लेन में ये जो है मूव करेगा। क्लियर है? इसके बाद जो है बेटा उससे अगला एग्जाम्पल दे रखा है, बिलियर्ड बॉल वाला दे रखा है, जो कि आपके सामने ही है। बिलियर्ड बॉल के लिए ये सारा क्या है, ये बिलियर्ड बॉल वाला ही केस है। ये भी आपका 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में आपको याद रखना है 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, तीसरा आपका इंटैक्ट रहेगा। ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है बेटा? 3 डायमेंशनल मोशन में आपको याद रखना है आपके जो 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जेड, ये तीनों ही चेंज नहीं होंगे, सॉरी ये तीनों चेंज हो जाएंगे। एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों अगर टाइम के चेंज होने पर चेंज कर रहे हैं अपने आप को, तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है पतंग उड़ रही है हवा में, ठीक है, तो वो तो कहीं भी मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड उसका कुछ भी चेंज हो सकता है। या फिर आपका गैस का मॉलिक्यूल है, जो गैस होती है, गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो रैंडम मोशन करता है, आप बता नहीं सकते वो अगले टाइम पर कहाँ चला जाएगा। गॉट द आइडिया? तो ये ध्यान रखना है कि रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज ए एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। फ्लाइंग एरोप्लेन या बर्ड, ये तो हो गया आपका। अगर कोई एरोप्लेन है उड़ रहा है या कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसका भी वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो भी आपका 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। फिजिक्स के टर्म्स में क्या बात करेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ तीनों एक्सिस में चेंज आ रहा है, एक्स में चेंज आ रहा है, वाई में चेंज आ रहा है, जेड में चेंज आ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ सकते हैं, उनको आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा आज हम बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये जो है इस तरह से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है बेटा? बताता हूँ आपको। ये जो है आपका कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है इस तरह। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ज़रा दिमाग लगाओ, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो 9 बजे यहाँ पर था, 2 घंटे बाद 11 बजे यहाँ हो गया, 12 बजे यहाँ हो गया और 2 बजे यहाँ हो गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ये अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। क्लियर होगी बात? अब जरा देखो बेटा इसमें क्या बात करनी है वो बताता हूँ। देखो मान लो ठीक 9 बजे ये ओरिजिन पर था, इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यही है। 2 घंटे बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, कहाँ पहुँच गया? ए पर पहुँच गया, ठीक है। फिर 3 घंटे बाद इसने क्या किया? इसने पोजीशन ये कर ली, 12 बजे ये यहाँ पहुँच गया। फिर इसने जो है 5 घंटे बाद अपनी पोजीशन क्या कर ली? ये कर ली। इसका मतलब ये एक ही लाइन में चेंज आ रहा है इसकी पोजीशन में, तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। और ओरिजिन क्या है आपको पता है, यहाँ पर साफ दिखाया मैंने, ये ओरिजिन है आपका, 0 वाला पॉइंट है, यहाँ बैठे थे आप, और टाइम के पास होने पर ही लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। गॉट द आइडिया? अब बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके बारे में, इनके बारे में टर्म्स, ये स्टेटमेंट है, ये मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्या है? द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। मतलब जो टाइम एक्सिस की जो ओरिजिन है टाइम एक्सिस में, उसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। आप जो है चाहो तो ओरिजिन यहाँ पर भी मान सकते हो, आप चाहो तो ओरिजिन यहाँ पर भी मान सकते हो, आप चाहो तो ओरिजिन यहाँ भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोशन पे। टाइम एक्सिस पे आप कहीं भी ओरिजिन को ले सकते हो। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? द टाइम मेजर्ड आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो बेटा अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इस यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इसके जब मैं राइट में जो भी बात करूँगा, किधर बात करूँगा? इसके राइट में मैं जो भी बात करूँगा तो वो कैसा कंसीडर होगा? पॉजिटिव।
इसके लेफ्ट में जो भी बात करूंगा वो कैसा कंसीडर होगा, निगेटिव। यही बात यहाँ पर ये कहना चाहता है। थर्ड पॉइंट देखो, द निगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन टाइम एक्सिस इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट हैड रीच्ड दैट पॉइंट एट अ टाइम विच वाज बिफोर द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है यहाँ पर कि जैसे मान लो आपने चीज़ें, तो कोई ट्रक है, मान लो कोई ट्रक है, ये ट्रक चला आ रहा है और ये ट्रक सुबह मान लो 6 बजे चला था, 6 बजे चला था। तो हम 6 बजे यहाँ पर जो है यहाँ नहीं खड़े थे, हम यहाँ पर आए हैं 8:45 पर, और ये कब चला था, 6 o'clock चला था सुबह मॉर्निंग का। तो बेटा हमने ऑब्जर्व करना कब शुरू किया, 8:45 पर। तो हमारे इस टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो है अभी निगेटिव पर है। कहाँ पर है, निगेटिव पर है। मतलब ये जो है मोशन हमारे ऑब्जर्वेशन से पहले से ही चला आ रहा है। क्लियर होगी बात, ये यहाँ कहना चाहता है। अगला जो पॉइंट है ये कहता है द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द टाइम एक्सिस डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस। ठीक है बेटा, ये क्या चीज़ है आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने अभी तो टाइम यहाँ पर लिया है, यहाँ ले लिया, अगर आप ओरिजिन को यहाँ भी ले लोगे तो इनके बीच का जो गैप है वो इतना ही रहेगा, या इसके और इसके बीच का जो गैप है वो उतना ही रहेगा, या इसके और इसके बीच का जो गैप है वो इतना ही रहेगा। ओरिजिन आप कहीं भी ले लो, मैं ओरिजिन को यहाँ ले सकता हूँ, मैं ओरिजिन को यहाँ ले सकता हूँ, मैं ओरिजिन को यहाँ ले सकता हूँ, कहीं भी ले लूँ मैं। लेकिन ये जो गैप है ना, ये टाइम के जो गैप हैं, ए और बी का जो गैप है वो कांस्टेंट रहेगा, ए और सी का गैप कांस्टेंट रहेगा, बी और सी का गैप कांस्टेंट रहेगा। ये बात ये कहना चाहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। थैंक यू।